पर ये मैंने बात देखी कि संस्कारों की कमी सभी व्यक्तियों में हो सकती है और जब आप संस्कार से युक्त नहीं होते हैं तो आपके विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है सूर्यांश और ये कुंडली आई है कानपुर उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इन्होंने प्रश्न आईएएस बनने के बारे में पूछा है। आइए इनकी कुंडली पे लेके आऊंगा, पर सबसे पहले आपको बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में दोष की बात की है। जिस द्विज का, त्रैवर्णिक द्विजों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, अगर इनका उपयुक्त समय पे यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है या कोई भी अगर संस्कार उनका नहीं होता है तो उसे व्रात्य दोष लगता है और इसके प्रायश्चित करने पड़ते हैं। शिखा सहित मुंडन किया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। ये बहुत ऊंचे संस्कार हैं। और आपको एक बड़ी अच्छी बात है, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में बात सुनी थी कि अगर विलक्षण बुद्धि का किसी जातक को बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतति विलक्षण बुद्धि की हो, प्रतिभा संपन्न हो और कुल दीपक हो, तो सही समय पे, मतलब बिल्कुल 5 से 6 से 8 से जो भी अवस्था मैंने पीछे के कार्यक्रम में बता रखी है कुंडली विश्लेषण वाले में, वो अवश्य ही उसके सही समय पे उसके यज्ञोपवीत संस्कार करा देने चाहिए। इससे उसकी बुद्धि, अगर आपको भी आपके आसपास कोई व्यक्ति बालक बिगड़ा हुआ है, उसका संस्कार कराइए। अगर आप देख रहे हैं कि 20-22 वर्ष का हो गया, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में पैदा हुआ है और उसके मन बिगड़े हैं। आज मैं गुरुजी के यहाँ गया था, वहां पे गुरुजी से एक जन आए थे। उनके दादाजी बड़े अच्छे प्रकांड थे, मतलब बड़े अच्छे कुल का वो जातक था, पर उसका संस्कार अभी नहीं हुआ था, उसके पिताजी ने नहीं कराया था, बच्चा बिगड़ा हुआ था। और मेरे गुरुजी के सामने ही बड़ी पटर पटर बोल रहा था। मुझे तो बड़ी गुस्सा भी आ रही थी, पर क्या करूं, वहां पे गुरुजी थे, इस वजह से मैंने कुछ बोला नहीं। पर ये मैंने बात देखी कि संस्कारों की कमी सभी व्यक्तियों में हो सकती है और जब आप संस्कार से युक्त नहीं होते हैं तो आपके विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। क्लियर है? इस वजह से व्रात्य दोष लगता है और उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। विषय पे लेके आएंगे। सबसे पहले बताऊंगा आपको आपकी कुंडली में इनका जन्म नक्षत्र चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में तुला राशि के 17 डिग्री के युवावस्था के होके बैठे हैं। चुपचाप सुनते जाइए। स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग धनी होते हैं। स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग दयालु होते हैं। स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग हिंसक नहीं होते। स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग दानी होते हैं। स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग अपने माता और पिता की कुल परंपरा का पालन करने वाले और श्रेष्ठ लक्ष्यों का चयन करने वाले भी होते हैं। स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग हमेशा ही रंगों को पसंद करने वाले होते हैं। स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग कुल परंपरा का पोषक तो होते ही हैं, साथ ही साथ वो अपने कुल के लोगों के निंदक होते हैं। मतलब वो अपनी प्रगति देखना चाहते हैं, पर उनके ही कुल में अगर किसी की प्रगति हो रही हो तो उसके निंदक हो जाते हैं। कुल परंपरा के आधार पे एक बात और भी यहाँ स्वाति नक्षत्र में बात कहूं तो इनको बहुत ज्यादा चीजें मिलती नहीं है। इस वजह से कई बार इनको खुन्नस होती है अपने ही लोगों पे। इनके शत्रु इनके अपने ही लोग होते हैं, बाहर के लोग इनके शत्रु नहीं होते। स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग, ये राहु का नक्षत्र होता है, इस वजह से ये ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करके थोड़े से भ्रम के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन बड़े ही विलक्षण बुद्धि के होते हैं, संस्कार से युक्त होते हैं, श्रेष्ठ जनों के संपर्क में रहने वाले होते हैं। स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोगों में सबसे अच्छी बात होती है कि ये कभी भी किसी के अंदर में काम करने की स्थिति में नहीं रहते। ये स्वतंत्र नियामक संस्था के रूप में काम करना चाहते हैं। और इससे भी अच्छी बात होती है कि इनके तर्क के बल पे इनको ऊंचा पद मिल जाता है। साम्राज्य इनके पास सदैव ही बना रहता है। जीवन पर्यंत धनवान बनने का योग इनकी कुंडली में ही लग जाता है। ये इतने सारे योग जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में बन जाते हैं तो स्वतः ही लग जाता है। ये स्वाति नक्षत्र का छोटा सा प्रभाव और मैंने परिणाम बताया। इनकी कुंडली में आएंगे, पर उससे पहले आपको बताऊंगा इनकी कुंडली का पंचांग। इनका जन्म हुआ है उत्तरायण में, इस वजह से सूर्य बलवान होंगे, सूर्य बलवान होंगे, चंद्रमा बलवान होंगे, बुध बलवान होंगे, गुरु बलवान होंगे और शुक्र बलवान होंगे। और ये सारे ही ग्रह जब बलवान होंगे तो स्थिति बड़ी ही शुभ ग्रहों वाली, बड़ी अच्छी और उचित हो जाएगी। इस जातक का जन्म मंगलवार को हुआ है, इस वजह से प्रशासनिक सेवाओं में योग्यता रहती है।
शिशिर ऋतु में जन्मे हैं, इस वजह से विलंब से परिणाम मिल सकते हैं। तो इनका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है। और कृष्ण पक्ष में जन्मे जो लोग होते हैं वो थोड़े कठोर होते हैं, अहमवादी भूमिका में होते हैं, उनके पास समझने की शक्ति थोड़ी कम होती है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कृष्ण पक्ष में जन्मे हुए हैं तो थोड़े कठोर बोलेंगे और बड़ी जल्दी ही क्रोध में आ जाने वाले होते हैं। इनमें समझने की शक्ति बड़ी अद्भुत तो होती ही है, विलक्षणता तो कूट कूट करके भरी होती है, पर एक जो कमजोरी वाली बात होती है कि ये काम वासना से प्रेरित होते हैं। आगे बताऊंगा। इनका जन्म स्वाति नक्षत्र, वृद्धि योग और शूद्र वर्ण और देवगण में हुआ है। इस वजह से राजसिक तो नहीं, पर तामसिक और सात्विक प्रभावों का प्रभाव रहेगा। मतलब ये व्यक्ति जो है वो ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करेगा, थोड़ा हिंसक हो सकता है, चटकीला हो सकता है, रंगों का फेवर करने वाला होता है, इसके टेस्ट बड़े अद्भुत और अलग होते हैं, अनुभवी होता है, संतान से युक्त होता है। ये चीजें होती हैं। ये इनकी कुंडली का पंचांग, जिसमें सबसे अच्छी बात है कि इनकी कुंडली का चंद्रमा ठीक है और मैं समझता हूं कि वो अच्छा बैठा है। अब इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। सबसे पहले ये धनु लग्न की कुंडली बनी है, जो राजसिक होती है और सात्विक होती है। सतोगुणी ये राशि है। गुरु इसके लग्नेश होते हैं और लग्न के अधिपति होकर के गुरु नौकरी के भाव में। मैंने इस पे बहुत पहले भी कार्यक्रम बनाया था और हर बार मैं ये सूत्र अप्लाई करता हूं कुंडलियों में कि जिस भी जातक की कुंडली में अगर लग्नेश के संग शनि बैठ जाते हैं तो उसका रुझान सरकारी नौकरी की तरफ होता है और वो पदस्थ बन सकता है अगर वो कोशिश करे तो। यहाँ पे भी दशम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं, जो व्यक्ति को नौकरी देने वाली होती है। नौकरी भाव छठा भाव होता है, इस भाव के अधिपति उच्च के हैं। ये अपने आप में एक विलक्षण बात होगी नौकरी के लिए। एकादशवें भाव के चंद्रमा के बारे में मैंने कल ही शाम को कार्यक्रम बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देखिए। एकादशवें भाव के चंद्रमा व्यक्ति से भगवान कृष्ण की तरह अपने माई बाबू से, माता पिता से पूछ पूछ करके उनके सारे इच्छाओं की पूर्ति करवाने वाला होता है। तो आप लोगों की कुंडली में भी अगर एकादशवें भाव में चंद्रमा बैठे हैं, चाहे वो क्षण ही हो, पापक ही क्यों ना हो, पर फिर भी वो व्यक्ति के समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने की योग्यता दे देते हैं जातक में। तो ये एक अच्छी बात है। ये व्यक्ति जिद्दी हो सकता है अपने लक्ष्यों को लेकर के, क्योंकि गुरु और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से षडाष्टक में है, शकट में है। ये थोड़ा कमजोर होता है व्यक्ति के स्वप्न को देर से पूरा करने के लिए। वैसे शुक्र बहुत अच्छे बैठे हैं, दिग्बली हैं, तो चल अचल संपत्ति का योग बनेगा। वैसे एक बात और भी है कि लाभेश जन्म कुंडली में उच्च के हुए हैं तो व्यक्ति को अपने बल पे चीजें प्राप्त जरूर ही हो जाती हैं। राहु केतु और शुक्र एक शुभ ग्रह, केंद्र में यहाँ पे राहु कमजोर हो जाएंगे, यहाँ पे केतु व्यक्ति को भ्रम में रखेंगे और कई बार उसे परेशान करने के लिए, भ्रम में डालने के लिए काफी होंगे। सूर्य तृतीय भाव में और जन्म कुंडली में अपने एकादशवें नवम भाव को देखेंगे तो व्यक्ति में धर्म, सदाचरण और छोटे भाइयों के साथ मतभेद, कुटुंब के जन के साथ मतभेद, कई बार व्यक्ति बचकानी बातें करता है और बचपना भी करते देखा जाता है। ये इतनी सारी चीजें हैं। चंद्रमा से सूर्य 5 घर आगे हैं, ये ठीक होगा। चंद्रमा तुला के बैठे हैं और उस पे राहु की दृष्टि है। बाकी तो अन्य कोई ग्रह उन्हें नहीं देख रहा है, पर चंद्रमा पे राहु की दृष्टि व्यक्ति को मन मस्तिष्क में और घर परिवार से कई बार वैमनस्य का भाव जागृत करती है। यहां से छोड़ करके आपको दशमांश पे लेके आता हूं। दशमांश में स्वग्रही शनि, द्वितीय भाव के अधिपति का उच्च के यहाँ पे भी होना, यहाँ पे भी एकादशवें भाव के अधिपति शुक्र एकादशवें भाव को देख रहे हैं, गुरु के साथ चंद्रमा का बैठना। सूर्य नीच के हैं, हालांकि इनका नीच भंग शनि कर देंगे क्योंकि केंद्र में शश योग लगा है। यहाँ पे मालव्य योग, यहाँ पे योग तो हालांकि नवंश कुंडली में नहीं बनते, पर फिर भी यहाँ पे शश योग का प्रभाव, या फिर जन्म कुंडली में ये बात कह सकते हैं कि धनेश यहाँ पे स्वग्रही हो रहे हैं तो अच्छी बात होगी। दूसरी बात है कि दाम्पत्य में और विवाह में कष्ट हो सकता है। अभी आपको महामृत्युंजय का जप वगैरह करवा लेना चाहिए, अगर हो सके तो दान करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक होगा क्योंकि शनि की दशा है और इस कुंडली के लिए लाजवर्त बनेगा। मंगल ने शनि को देखा, इस वजह से प्रशासनिक सेवाओं का योग बनेगा। दशम स्थान पे शुक्र का प्रभाव व्यक्ति को कंफ्यूज करता है और कई बार वो स्वयं पे ही ये सोच लेता है कि पता नहीं मेरे परिणाम मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली में देखें तो लग्न 13 डिग्री का बना है, मूल नक्षत्र का लग्न है, केतु के संग बैठे हैं, लग्न में ही केतु बैठे हैं और लग्न में केतु 20 डिग्री के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका अधिपति शुक्र इस कुंडली के लिए उच्च का होकर के बैठा है तो प्रभाव अच्छा रहता है। तो इस कुंडली में सबसे पहले लग्न के अधिपति छठे में है, इस वजह से हो सकता है कि एक बार में परिणाम न मिले, 2 से 3 बार में मिले। द्वितीय भाव में शुभ ग्रह की राशि तो नहीं बनी है, पर इस कुंडली के बहुत अच्छे ग्रह दशमेश जाकर के अपने मित्र की राशि में बैठे हैं।
और कम से कम उस भाव का अधिपति 5 घर आगे लग्नेश के संग धनेश का बैठना धनवान योग बनाता है। यहाँ पे शनि दोष युक्त नहीं होंगे धनु लग्न की कुंडली के लिए, अगर गुरु के संग वो नहीं बैठते तो दोष युक्त हो जाते। तृतीय भाव के अधिपति, चलो ठीक है, चौथे भाव का प्रभाव इस कुंडली के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनेगा, धन मान पद प्रतिष्ठा पुत्र संतान सुख सौख्य आदि के लिए। चौथे भाव के बाद पंचम भाव के अधिपति का 11वें या 12वें जाना अच्छा माना जाएगा। ये कुंडली मंगलिक भी होगी और 12वें भाव में मंगल आपको अगर अपने धन को सही दृष्टि से खर्च करना चाहते हैं तो अपने धन को आप अपने छोटे भाई को दे दीजिए, वो अच्छा खर्च करेगा, आपके धन का वो संरक्षक हो सकता है। छठवें भाव की स्थिति बहुत अच्छी बनी है, यहां से सरकारी नौकरी का योग अच्छा बनेगा। सप्तम भाव राहु की दशा को परेशानी में देखा जा सकता है। वैसे आपकी कुंडली में 2034 में एक कठिन समय आएगा। अभी शनि की दशा भी है जिसमें भी अभी शांति जरूरी है। अगर हो सके तो बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन अवश्य करिए, कम से कम 3 से 7 बार। यहाँ राहु की दृष्टि चंद्रमा को और राहु की दृष्टि सूर्य को, दोनों को ही प्रभावित कर रही है। आत्मविश्वास कभी कभी परेशान कर सकता है। वैसे आपकी कुंडली में एक बहुत अच्छा समय 2024 के फरवरी के बाद आ रहा है जो आपके अनुकूल रहेगा, जिसमें आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। इस कुंडली में एक और भी बहुत अच्छी दशा 2027 के बाद आएगी जो धन वगैरह के लिए और लाभ के लिए, पदोन्नति के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। ये कुंडली नौकरी बहुत अच्छी कर सकती है। अष्टम भाव का प्रभाव 11वें भाव पे है, इस वजह से आरंभ में थोड़ी बहुत परेशानी इस जीवन को परेशान करेगी। नवम भाव के अधिपति का नवम को देखना भाग्यशाली योग, और मैं तो समझता हूं कि चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो पाप ग्रह, ये ग्रंथ की ही बात है। अगर भाव का अधिपति अपने भाव को देखेगा तो उसकी वृद्धि ही करता है, नुकसान नहीं होने देता। तो ये व्यक्ति की कुंडली पारलौकिक से ज्यादा इहलौकिक और इहलौकिक से ज्यादा पारलौकिक चीजों को समझने वाली होती है, धर्माचरण करने वाली, ब्राह्मणों की सेवा, अपने देवताओं को खुश रखने वाला यह नक्षत्र का भी प्रभाव होगा। ब्राह्मणों को खुश करे, देवताओं को खुश करे, अपने पूर्वजों को खुश करे, इस प्रयास में व्यक्ति सदैव ही तत्पर रहता है और सबका आदर करने वाला भी होता है। दशम स्थान का प्रभाव ठीक है, 11वां तो विलक्षण है, 12वां मांगलिक योग पैदा करता है, जिसके कारण व्यक्ति को कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना चाहिए। एक बात और है कि इस कुंडली में मंगल ने गुरु को देखा है, ये कुंडली शिक्षकीय योग से युक्त है, व्यक्ति की कैपेसिटी अच्छी है और वो बड़ा अच्छे विलक्षण बुद्धि का है। नवमांश कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल बैठे हैं, ये ठीक नहीं होते। हालांकि द्वितीय जन्म कुंडली में चतुर्थ में बैठे हैं तो योग तो ठीक है, सास ससुर का सुख तो इस कुंडली में बढ़िया मिलेगा, ससुर से ज्यादा सास से थोड़ा कम सुख मिलेगा। वैसे संतान और सुख इस कुंडली में है, ससुराल पक्ष भी नक्षत्र के प्रभाव से कहूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु चंद्रमा कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा दाम्पत्य में। यहाँ शुक्र वृश्चिक राशि के और द्वितीय भाव तृतीय भाव में बुध, चतुर्थ स्थान को पापकर्त्री नहीं है, शुभकर्त्री लगा है। शनि का प्रभाव जन्म कुंडली में लग्न पे रहेगा, राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में सूर्य पे रहेगा। इस वजह से कई बार व्यक्ति को सरकारी संपत्ति से नुकसान के योग तो नहीं, पर कई बार उसको इंक्वायरी वगैरह से भी गुजरना पड़ता है। ऐसी भी चीजें होती हैं राहु और सूर्य की दशा में, शनि की दशा में ऐसा हो सकता है। षडबल में सबसे ज्यादा बलवान इस कुंडली के लिए मंगल ही होंगे, और उसके बाद इस कुंडली के लिए लग्नेश का 6ठे भाव में जाना, द्वितीय जन्म कुंडली में 6ठे भाव में गए हैं, इस वजह से भी व्यक्ति को कई बार थोड़े कमजोरी से ही सही पर धन बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूं कि आ रहा है, क्योंकि धन भाव पे गुरु की दृष्टि नीच की है पर उसके साथ ही बैठे हैं, तो इसे मैं कमजोर नहीं कहूंगा। गुरु की दृष्टि दशम स्थान के लिए अच्छी है, गुरु की दृष्टि मंगल के लिए अच्छी है, गुरु की दृष्टि बुध के लिए व्यक्ति को विलक्षण बुद्धि का और अच्छे नेचर का बनाती है। लाजवर्त अभी पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ, गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और इसके अनुकूल ये कुंडली थोड़ी कंजूस है प्रवृत्ति में, वैसे सदाचरण पे ये कुंडली सदैव ही आगे रहेगी, ये इसकी दशाओं में बात कह रहा हूं। इस कुंडली में चंद्रमा के पास बल ठीक होगा, मंगल को बल देने की आवश्यकता है, बुध ठीक ठाक है, 25% का परिणाम करेंगे। गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली के लिए बलवान नहीं है, राम रक्षा स्तोत्र बहुत फायदा करेगा। शुक्र जन्म कुंडली में बहुत विलक्षण बैठे हैं, इस कुंडली के लिए अंक सदैव से ही 7 बहुत अच्छा रहे। और इसके साथ साथ इस कुंडली के लिए अंक 1 मेष राशि और सिंह राशि के जातक इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे होंगे। अगर विवाह वगैरह करना हो तो मीन राशि और मीन लग्न की जातिकाएं, इसके साथ साथ कन्या राशि और कन्या लग्न की जातिकाएं, तुला राशि और तुला लग्न की जातिकाएं अच्छी रहेंगी। विवाह की दिशा इस कुंडली के लिए उत्तर बहुत अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए इस कुंडली के लिए दक्षिण और पूर्व की दिशा बहुत अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ उत्तर और पूर्व की दिशा भी धन कमाने के लिए ऑप्शन में दे जा सकती है। ये इतनी सारी बातें। अब एक बात बता दूं, इस कुंडली में राहु केतु और शनि की दशाएं कष्टप्रद हो सकती हैं, विवाह एक बार में ना हो, कट सकता है। सप्तम भाव में राहु का प्रभाव आपको सोचने पे, विचार विमर्श करने पे विवश करेगा। ये आपकी कुंडली है। अब क्या बताऊं,
एक बात और बताता हूं, होरा कुंडली के आधार पे जो बात मैं देख रहा हूं और बाकी के वर्ग चार्ट में, तो इस कुंडली में संतान का सुख और पत्नी का सुख थोड़ा देर से हो सकता है। वैसे एक बात और बता दूं तो इस कुंडली में D7 चार्ट के आधार पे संतति का सुख बहुत अच्छा होगा, संतति बुद्धिमान और यशस्वी होगी। बलाबल के आधार पे मंगल के बल में थोड़ी सी कमजोरी कई बार मिल रही है, हालांकि वो ठीक बैठे हैं, कोई खराब नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। मानसिक चिंता इस कुंडली को ज्यादा रहती है और व्यक्ति मेहनती भी है, उसका कम्युनिकेशन अच्छा है। एक बात और कह दूं तो इस कुंडली के आधार पे सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाएगी, शनि की दशा को और भी बल देने की आवश्यकता होगी और अपने आप को अनुशासित रखने की भी आवश्यकता होगी। इतनी सारी चीजें इस कुंडली में कमजोर जा सकती हैं दशाएं। चंद्रमा में शनि, चंद्रमा में राहु, चंद्रमा में गुरु, चंद्रमा में बुध और चंद्रमा में मंगल। शनि में राहु, शनि में मंगल, शनि में सूर्य और शनि में केतु, ये परेशान करने वाली दशा है। बाकी राहु में मंगल, राहु में बुध, बुध में राहु, बुध में मंगल, ये परेशान करने वाली दशा होगी। कई बार तो सूर्य और मंगल की दशा अंतरदशा भी मानसिक कष्ट देने वाली हो सकती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।